नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बिहार के सीमांचल में इस वक्त तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पटना के सीएम हाउस में इफ्तार की दावत देंगे और लालू राबड़ी की दावत परसों होगी। अब आपको ये लगता होगा कि ये तो हर साल होता है, इस बार भला क्या नया है? नया ये है कि बिहार में इफ्तार पार्टी वाले स्टोरी में ट्विस्ट आ चुका है। मौलाना के संगठनों ने नीतीश कुमार की दावत को ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री आवास में कल इफ्तार पार्टी होगी, लेकिन मौलाना वहां नहीं जाएंगे। तो क्या सारे मुस्लिम वोट तेजस्वी की तरफ मुड़ेंगे? ऐसा भी नहीं होने जा रहा। तेजस्वी यादव टोपी पहनने से पहले टीका मिटाने के विवाद में फंस गए हैं और हिंदू वोटों पर भी संकट है। उधर महाराष्ट्र में अजित पवार की इफ्तार पार्टी में जो बोला गया, उससे महायुति में टेंशन है। नरेंद्र मोदी से अदावत वाली दावत में और क्या क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दरभंगा के अहिल्या माता मंदिर में तेजस्वी यादव ने टीका लगाया, फूल चढ़ाए, आरती उतारी। जिस स्थान पर भगवान श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था, वहां तेजस्वी यादव ने विधिवत पूजा की। कुछ ही देर बाद तेजस्वी यादव दरभंगा में अपनी पार्टी के पूर्व विधायक की इफ्तार पार्टी में गए तो उनके सिर पर जालीदार टोपी सज रही थी, कंधे पर हरा गमछा रखा था, लेकिन तेजस्वी के माथे से टीका गायब था। हिंदू मंदिर में टीका और रोजा इफ्तार पार्टी में जालीदार टोपी। एक ही दिन में तेजस्वी यादव की इन दो तस्वीरों पर बवाल मच गया। बिहार में चुनाव है, इसलिए टोपी और टोपी पर भारी तनाव है। बीजेपी ने यह कहकर आपत्ति जताई कि तेजस्वी यादव टीका भूल गए और जालीदार टोपी पहन ली। टीका और टोपी कोई आम चीजें नहीं है। टीका प्रतीक है हिंदू होने का और हिंदू परंपराओं के सम्मान का। दूसरी तरफ जालीदार टोपी को इस्लामी परंपराओं का प्रतीक बना दिया गया है। इफ्तार पार्टियों में टोपी पहनने वाले नेता असल में एक आंख से चुनाव देखते हैं और दूसरी आंख से मुस्लिम वोट पर निगाह रखते हैं। ऐसे नेता टोपी पहनकर मुसलमान भाइयों को टोपी पहनाने का जुगाड़ भिड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी सियासी रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर क्रिटिकल व्यू रखती है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नई दिल्ली के पीएम हाउस में कोई इफ्तार पार्टी नहीं हुई। राष्ट्रपति भवन ने ऐसी सियासी दावतें देनी बंद कर दी। बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के मुख्यमंत्री भी इफ्तार पार्टियों में जाने से परहेज करने लगे। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के भगवे को पहले से भी गाढ़ा कर दिया है। इफ्तार बीजेपी के लिए तुष्टीकरण वाला मुद्दा है। तेजस्वी यादव की नई तस्वीरों ने बीजेपी को मौका दे दिया है। तेजस्वी यादव जी, उनकी आस्था कहाँ है ये पूरा बिहार जानता है। चुनावी हिंदू बनते रहते हैं ये लोग, लेकिन चुनावी हिंदुओं को देश और बिहार अच्छी तरह पहचान रहे हैं। बीजेपी की पिच पर बीजेपी को लूज बॉल देने में तेजस्वी यादव अकेले नहीं हैं। INDIA गठबंधन के नेता ऐसी लूज बॉल फेंकते ही रहते हैं। अब देखिए ना, केरल की पॉलिटिकल पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दिल्ली में इफ्तार की दावत दी तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चीफ सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन एक साथ पहुंच गए। इफ्तार के बहाने सोनिया और अखिलेश यादव के बीच खूब सारी सियासी बातें भी हुई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी टोपी पहनकर पहुंचे, लेकिन खड़गे को इफ्तार पार्टी की हाई टेबल पर जगह नहीं मिली। जब तक खड़गे हाई टेबल पर पहुंचे, तब तक अखिलेश यादव वहां से उठ चुके थे। लौटते हैं बिहार। बिहार कदम कदम पर परीक्षा लेता है। बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरशादुल्लाह की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जाना और जेडीयू के हैंडल से इस इफ्तार की तस्वीर को पोस्ट करना बिहार की सियासी हकीकत को बयां कर देता है। नीतीश कुमार की पार्टी को इन इफ्तार दावतों को लेकर जरा भी झेप नहीं है। नीतीश कुमार यहां अकेले नहीं पहुंचे थे। बिहार के जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, MLC गुलाम दौस, MLC खालिद अनवर और बीजेपी के शहनवाज हुसैन भी इफ्तार पार्टी में पहुंचे।
जुमा सवा साल पुरानी पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी बिहार में टोपी पहनने का मतलब जान गए हैं। दावते इफ्तार करने का सियासी मायना क्या है, इसे सीखकर प्रशांत किशोर भी टोपी पहनने लगे हैं और गमछा ओढ़कर इतराने लगे हैं। अब नीतीश कुमार 23 मार्च रविवार को अपनी सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी देंगे। अगले दिन यानी 24 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इफ्तार की दावत देंगे। लेकिन इस बार राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर इफ्तार पार्टी नहीं होगी, बल्कि आरजेडी के सीनियर लीडर और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। यहाँ इफ्तार भी होता है और फलहार भी होता है, लेकिन ये बीजेपी वाले दोहरा चरित्र रखते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं, राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी तो मंदिरों में भी गए, पूजा अर्चना किया और दावते इफ्तार में भी शामिल हुए। यही तो हम टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा गया है। बीजेपी के सामने डबल टास्क है, तेजस्वी पर अटैक भी करना है और नीतीश कुमार को डिफेंड भी करना है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग इफ्तार पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करते हैं। अभी देखिए ना, कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी उच्चायुक्त जो कि भारत का दुश्मन है पाकिस्तान, उसके इफ्तार पार्टी में जाते हैं और ये बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। साहब नीतीश कुमार जी का जो माँ सीता का निर्माण, मंदिर का निर्माण हो रहा है बिहार में, उसमें भी इनका योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महाशिवरात्रि में भी आते हैं, अभी रामनवमी आ रहा है, वहाँ भी जाएंगे। ये कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते नीतीश कुमार जी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि एनडीए हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करता है। नीतीश कुमार आज गांधी मैदान में आए, बिहार दिवस 2025 का उद्घाटन किया, बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम और स्पीकर के साथ गुब्बारे उड़ाए और वापस चले गए। मुख्यमंत्री करीब 10 मिनट तक मंच पर रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले। उधर लालू यादव की पार्टी सीमांचल में जाकर इफ्तार पार्टी कर रही है। तेजस्वी यादव इसके लिए पूर्णिया पहुंचे। 2020 के बिहार चुनाव में सीमांचल में महागठबंधन का गणित बिगड़ गया था। ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 मुस्लिम बहुल सीटें जीत ली थी। तेजस्वी यादव अब सीमांचल में नए सिरे से मेहनत कर रहे हैं। पूरे बिहार में हम सब लोग जो है मजबूती के साथ, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो बिहार को 20 साल तक जो है जिन्होंने बर्बाद करने का काम किया है, उनसे हम लोगों का मुकाबला होगा। और इस बार बिहार की जनता मन बनाई है कि पिछले बार तो बहुत थोड़े से मात्र 12,000 का ही दोनों गठबंधन में डिफरेंस रहा। इस बार सीमांचल के लोग जो है उसको भी पूरा करके महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की बहुमत की सरकार बनाएंगे। पूर्णिया में तेजस्वी के प्रोग्राम का सबसे ज्यादा विरोध पप्पू यादव कर रहे हैं। कांग्रेस ने पप्पू को बेगूसराय में उतारा है। पप्पू बेगूसराय में पैदल चल रहे हैं, निशाना पूर्णिया पर लगा रहे हैं। विपक्ष जो है चुनावी माहौल में मेढक की तरह निकलते हैं और जाके होली उन्हें याद नहीं आता, रामनवमी याद नहीं आता। चुनाव के लिए वो कभी सीमांचल में जाते हैं। आज तक जब से लालू जी और उनके परिवार सीएम बने, कभी भी वो सीमांचल में जाके रोजा नहीं दिया। आज उन्हें याद आया जब कांग्रेस आज अकेला चलने का निर्णय संघर्ष में ले रही है, जब एनआरसी में गायब, जब आप पक्ष में गायब, तलाक में गायब, तो आप ये रोजा दे करके आप मुसलमान या अंबेडकर या ST/SC के मुद्दों को, आरक्षण के मुद्दों को भटकाते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी और ST को 43% आरक्षण तेलंगाना में दे दिया। सर कहा ST को हम देंगे, ओबीसी को देंगे, ऊंची जात को 10%। ये हिम्मत कांग्रेस को है। होली पर, रामनवमी पर, दीपावली पर, ईद पर, बकरीद पर, रमजान पर, बुध पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौर कीजिएगा,
नीतीश कुमार ने बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट के इफ्तार पार्टी में शिरकत की, ऐसे समय में जबकि संसद में वक्फ बिल पेश होने के लिए तैयार है। ईद के बाद मोदी सरकार कभी भी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर आ सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वक्फ बिल के इशू पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर चुका है। अब जमीयत उलेमाए हिंद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के सवाल पर नीतीश कुमार, एन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के इफ्तार, ईद मिलन और दूसरे कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक लिखित बयान में कहा है कि खुद को सेकुलर कहने वाले नेता मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। उनके खिलाफ हमने सांकेतिक विरोध का फैसला किया है। जमीयत उलेमाए हिंद उन लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। मौलाना अरशद मदनी के फरमान के बाद बिहार में मिल्ली संगठनों ने 23 मार्च को होने वाले नीतीश कुमार के इफ्तार दावत का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। इफ्तार, नीतीश कुमार और बहिष्कार। जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारते शरीयत बिहार, झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल, जमीयत अहले हदीस, जमाते इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी, ये सारे संगठन और इसके लीडर नीतीश कुमार की इफ्तार दावत में नहीं आएंगे। जमीयत वाले मदनी साहब ने जून 2024 से ही नीतीश और नायडू पर अपनी उम्मीद टिका कर रखी थी, लेकिन नीतीश और नायडू में से कोई भी नेता टस से मस नहीं हो रहा। मोदी सरकार पर इनका अनकंडीशनल सपोर्ट जारी है। अब वक्फ बिल वाला टेस्ट होने लगा है। उससे पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मदनी ओवैसी का होप बढ़ाया है। किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के ही नागपुर में दंगा कराने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। फडणवीस के ऑर्डर पर बुलडोजर तैयार कर लिया गया है। इधर टोपी पहनने के बाद जूनियर पवार कहते हैं कि मुसलमानों को आंख दिखाने वालों को बख्शेंगे नहीं। खुशियां से भरी रहे आपकी यह जिंदगी, गम का साया कभी आप पर न आए, दुआ है ये हमारी, आप सदा यूं ही मुस्कुराए। रमजान केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता, एकता, त्याग और भाईचारों के संदेश देता है। यह हमें आत्मसंयम सिखाता है और जरूरतमंदों की पीड़ा समझने की प्रेरणा भी देता है। रोजा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। महाराष्ट्र की सियासत में अब तक शरद पवार के पास सबसे बड़ा मुस्लिम वोट मैग्नेट था। अजित पवार वो लेगेसी हथियाने की जंग लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भतीजे पवार को चाचा पवार से ज्यादा सफलता मिली। इससे उत्साहित अजित पवार अब महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट का पावर सेंटर बनाना चाहते हैं। अजित पवार जब तक महायुति के साथ हैं, बीजेपी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम है असदुद्दीन ओवैसी को। हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नाम अब बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया, वहां अपनी जड़ें जमाने में ओवैसी कुछ हद तक कामयाब रहे। संभाजीनगर से ओवैसी का सांसद भी हुआ, फिर उसे हार का मुंह देखना पड़ा। अब असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के बहाने फिर से मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं। ये जो मोदी की हुकूमत वक्फ का कानून ला रही है, ये मैं फिर से अल्लाह के घर में ठहर कर कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है, मस्जिदों को छीन लो, दरगाहों को छीन लो, खानखाहों को छीन लो, कब्रस्तानों को छीन लो, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लो, वक्फ बोर्ड में इलेक्शन खत्म करके गैर मुस्लिम को और इनके दुमछल्लों को अपॉइंट करके वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो। ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ
हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। ओवैसी ने इन दिनों दो ही मुद्दा पकड़ा हुआ है, एक है वक्फ बिल और दूसरा है नागपुर। नागपुर में नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बवाल हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, दंगाइयों पर एक्शन हो रहा है, तो ओवैसी को तकलीफ हो रही है। और आप क्या कर रहे हैं? हाथों में मेहंदी लगी हुई है आपकी, हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, इंटेलिजेंस फेलियर आपका। क्यों कर रहे हैं सब ये? अरे लॉ एंड ऑर्डर अगर पैदा हो रहा है तो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारे जो लोग आज वजीर बने बैठे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी, बकवास और जहर को फैलाकर मंत्री बन चुके हैं, उनको कुछ नहीं कर रहे। ये खबर को निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे, ये निकाल देंगे। अरे रूल ऑफ लॉ से चलेगा या तुम्हारी मनमानी से चलेगा, बताओ हमको। ओवैसी को देश की हर पार्टी से शिकायत है, बीजेपी से उनकी अदावत नेचुरल है, लेकिन बीजेपी से भी ज्यादा ओवैसी उन पार्टियों और नेताओं से लड़ते हैं जो मुस्लिम वोट तो लेते हैं लेकिन मुसलमानों का कोई काम नहीं करते। ओवैसी और मदनी की नजर में नीतीश भी वही हैं, तेजस्वी भी वही हैं, नायडू भी वही हैं और अजित पवार भी वही हैं।